लोकसभा चुनाव 2024 के पहले सभी विपक्षी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। एनडीए जहां इस बार 400 पार की दम और दावे ठोक रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी मोदी सरकार के विजय रथ को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडों को अपनाया है। लेकिन वास्तव में इन सब का असर और छाप देश की जनता जनार्दन पर किस कदर हुआ है, ये एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में आज सहारा समय की टीम चुनावी चौपाल कार्यक्रम के दौरान कानपुर कचहरी परिसर के अंदर अधिवक्ताओं के बीच पहुंची। इस चुनावी चौपाल में अधिवक्ता समाज ज्यादातर मोदी सरकार और उनके कार्यों से संतुष्ट नजर आया, तो वहीं कुछ अधिवक्ता सरकार के कार्यों की आलोचना करते हुए नजर आए। इस दौरान कानपुर के अधिवक्ताओं ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर क्या कुछ राय रखी, आइए देखते हैं इस चुनावी चौपाल में कानपुर कचहरी से संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव के साथ। सहारा बड़ा, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आज आप कानपुर की कचहरी से देख रहे हैं चुनावी चौपाल। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं इस समय जो कानपुर शहर का, जो कानपुर कचहरी का अधिवक्ता समाज है, एक सभ्य समाज में ये गिना जाता है और कहते हैं कि जानकारी की बात अगर हो तो आप या तो किसी चाय के स्टॉल पर बैठ जाइए या अधिवक्ता के पास बैठ जाइए, तो आपको सटीक जानकारियाँ हर चीज़ पर मिलेगी। तो आज इस चुनावी चौपाल पर जो लोकसभा है उस पर बात करने के लिए हम यहाँ पर कानपुर कचहरी आए हैं। इन अधिवक्ता समाज के जो लोग हैं इनसे बात करेंगे कि आखिर वो आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं और अब तक जो ये सरकार ने वर्क किया है उस पर ये कितने नंबर देते हैं, कितना उससे संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट हैं। तो सभी एक बार देख सकते हैं अधिवक्ता यहाँ पर रेडी हैं, कुछ महिला अधिवक्ता भी हमारे यहाँ पर बीच में मौजूद हैं और कुछ यहाँ पर पुरुष अधिवक्ता हैं। शुरुआत करते हैं हम, सर आपसे शुरुआत करेंगे। बात अगर इस चुनावी समर की जाए, लोकसभा की रणभेरी बज चुकी है, अब तक की अगर बात करी जाए तो इस बार आप लोग अधिवक्ता समाज की अगर बात करी जाए तो क्या अपेक्षा रखता है आने वाले लोकसभा चुनाव से और क्या अपेक्षा रखता है सरकार से? देखिए, सरकार जो है कुछ सीमित चीज़ों पे चल रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम लोगों में बहुत असंतोष है, बहुत ज़्यादा। जैसे जिला स्तर पे बात करें तो कमिश्नरेट जब से बनी है पुलिस निरंकुश हो गई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी भी अधिकारी से कोई बात कही जाती है तो अगले दिन का समय दे देता है, आदमी दौड़ता रहता है और पूर्णतया निरंकुश हो गई है। जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें तो गिने चुने जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो पब्लिक को, अभी चुनाव के समय तो सब वादे करते हैं घूम घूम कर कि हम सबका काम करेंगे, ध्यान रखेंगे, उसके बाद मिलते ही नहीं हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आदमी किससे कहेगा? जो प्रतिनिधि चुना जाता है उसी से तो कहेगा, कोई ध्यान नहीं देता है। तो एक उपाय की बात करें, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ों के उपाय भी होते हैं, उपाय इसकी अगर बात करी जाए तो कैसे आप चाहते हैं कि इस पर एक परिवर्तन हो और संतुष्टि कैसे मिलेगी? आप बताएं गुलाब भाई, ये सीनियर कुछ और हमारे पास सीनियर एडवोकेट है, सर आप बताएं। अधिवक्ताओं के पास लगभग हर समाज का आदमी आता। अधिवक्ताओं को हर समाज की लोगों की समस्याओं का सामना करना पड़ता और अधिवक्ता सबसे पहला काम करता, सबको न्याय दिलाता है। चाहे आज़ादी की लड़ाई हो चाहे आज तक, हमेशा अधिवक्ताओं ने ही आगे बढ़ के उसका सामना किया और परिवर्तन लाए। तो हम ये चाहते हैं अब की लोकसभा में प्रैक्टिशनर अधिवक्ता को, सीनियर भी हो सकता है, हमारे एज का भी हो सकता है, हमारे से उसको विधानसभा लोकसभा का टिकट दिया जाए ताकि उसको समाज की हर तबके की समस्याओं से वो खुद जानकार है, वो समस्याओं का हल जरूर निकालेगा। मेरी नज़र में पहली समस्या का हल यही है। अच्छा सर, अगर बात करी जाए सरकार से, एक इस चीज़ के अलावा अगर बात करी जाए एक आम जन बन के अगर हम बात करें, क्योंकि अधिवक्ता भी पहले एक आम आदमी है, उसके बाद अधिवक्ता है, तो सर अगर बात करी जाए तो सरकार के अब तक के कार्यों से आप कितना संतुष्ट है और अगर संतुष्ट नहीं असंतुष्ट है तो कहाँ पर कमी रह गई है? सरकार जैसे खुद ही सरकार कभी कभी कहती हमने ये वादा किया लेकिन ये जुमला है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार कहीं अभी तक कर नहीं पाई। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो चीज़ भी कमी रह गई है हम आगे उसको पूरा करेंगे। इस हिसाब से मैं सरकार को 50 अंक देता हूं कि अभी वो 50% अपने जो वादे किए उस पर कामयाब ही, उसको बहुत काम आगे करना है और हमारी शुभकामनाएं वो जितने भी वादे करें उसको प्रायिकता में जो वादे किए उसको पूरा करने का काम करें, तो जरूर जो लोगों का भी विश्वास नहीं वो विश्वास बनाने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, लेकिन सरकार अब की बार जो है नरेंद्र मोदी जी दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार, उनके जो काम है उनको लेकर 400 पार के एक दावा करा जा रहा है। क्या मानते हैं कि ये दावा कितने हद तक सच होगा? उम्मीद करता हूँ कि नरेंद्र मोदी के कार्यों को जनता पसंद करेगी।
कुछ कार्य उनके बहुत अच्छे थे, जैसे धारा 370 और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम चल रहा है, रोडों का जो डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ये कार्य अच्छे हैं। लेकिन जिला स्तर पर प्रशासन निरंकुश है, अफसरशाही हावी है। अफसर अपने जनप्रतिनिधियों को नहीं सुनते हैं। हम लोग जब उनके पास शिकायत लग जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें मेरा वो नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है, इसमें हमें सरकार का निर्देश है। तो बहुत हद तक अफसरशाही हावी है, बस इस पर सुधार की आवश्यकता है। बाकी कुछ हद तक मैं सरकारी कार्यों से संतुष्ट हूँ। अच्छा, अगर लोकसभा कानपुर से बात करी जाए तो जो आपका प्रत्याशी होगा, जो भी यहाँ पर घोषित होगा, उससे क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो क्या कार्य करें, और अब जो इससे पहले के जो रहे हैं लोकसभा के यहाँ पर सांसद, उनसे कितना, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट रहे आप? पूर्व के जो रहे तो सरकार के नाम पे हम लोग ने उस समय जो बात थी, मोदी के नाम पे बहुत सारे प्रत्याशी हमारे यहाँ से जीते, और आगे के प्रत्याशियों से अपेक्षा करते हैं वो कम से कम जनता के बीच में रहें और हम लोग के कार्यों के लिए सुलभ हों, हम लोग के कार्यों को सुने। और एक रेलवे लाइन की बात चल रही थी मंदना से पनकी वाली, वो शायद उसका गजट भी हो गया है, वो अति शीघ्र उसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। जो बड़े हम लोग जाम की समस्या से में फंसे रहते हैं, समय का वो होता है, न्यायालय आने में कभी कभी हम लोग थोड़ा अगर लेट निकले तो आने में 1 घंटे 1.5 घंटे का समय ख़राब होता है। अभी यहाँ पर अगर बात है, और ये वाकई में एक जो काफ़ी रेल की ऐसी पटरियाँ हैं जो 20 सड़कों से निकली हैं, ये एक शहर का एक प्रमुख समस्याओं में है यातायात की। अगर बात करी जाए, महिला अधिवक्ता भी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैम, महिला सुरक्षाओं को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, आप भी महिला अधिवक्ता हैं, आप इस दावे से कितना संतुष्ट हैं? सरकार से तो हम संतुष्ट हैं, क्योंकि सरकार ने जो कार्य कर रही है उससे ऐसा कोई वो नहीं दिख रहा है कि नहीं। लेकिन जो चीज़ें जैसे कमिश्नरेट लागू हो गई और जो अफसर हमारे ऊपर हावी है, जनता के ऊपर हावी है, तो उसका अफसर नहीं सुन रहा है, तो उसके लिए जो है, जो इसको पकड़ने का राइट है उसको छोड़ने का राइट दे दिया सरकार ने। तो ये चीज़ें कुछ नहीं समझ में आ रही हैं। अच्छा, बात अगर सरकार के कार्यों की अगर करी जाए तो अब तक सरकार के एक महिला होने के नाते कौन कौन से आपको कार्य ऐसे हैं जो पसंद आए? यही पसंद आया कि हर चौकी में पिंक चौकी आपकी लगा दी गई है, हर जगह सुनवाई की जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ अफसर नहीं सुन रहा है। सरकार तो सारी चीज़ें दे रही है, सरकार सब चीज़ें दे रही है, उपलब्ध करा रही है, लेकिन यहाँ का जो अफसर है और वहाँ जनता तक पहुँच ही नहीं पा रहा है ना। ये चीज़ एक सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा अधिवक्ता और जो प्रशासन है उसके बीच में। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस नज़रिए से आज का जो ये दौर है, चुनावी दौर, इसको कैसे देख रहे हो, और सरकार के कार्यों से आप कितने प्रतिशत सहमत हैं? देखिए, ऐसा है ना कि सरकार से सहमति और कुछ लोगों को है, अधिकांश को नहीं है। व्यापारी वर्ग परेशान है और कहीं ना कहीं हमारा अधिवक्ता समाज भी परेशान है। ठीक है, अभी कमिश्नरेट का सिस्टम आपने समझ ही लिया, उससे दिक्कत तो है हम सबको। ठीक, इसके साथ ही साथ जो बेसिक सुविधाएं हैं, आज आप सपा के शासनकाल में ही मेट्रो का उद्घाटन हो चुका था, मोती झील से IIT तक। ठीक है, उसके आगे वो बढ़ नहीं पाई। आप निकल के कहीं पे भी जाइए, पूरा शहर धूल के गुब्बारों से भरा पड़ा है। ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कितना हानिकारक प्रभाव डाल रहा है। हमारे साथ साथ जो हमारी पीढ़ी है अगली, जो छोटे बच्चे हैं स्कूल आने जाने वाले, वो देखिए जगह जगह जाम में फंसते हैं। ठीक, इतनी गर्मी पड़े चाहे सर्दी पड़े, वो जाम में फंस रहे हैं, धूल खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। इन बीमारियों का क्या सुविधाएं मिल रही हैं? जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, चाहे वो हैलट ले लीजिए चाहे उर्सला लीजिए, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं जाके देख लीजिए वहाँ की क्या स्थिति है। कहना केवल अच्छाई किस चीज़ में है, दो वर्गों के बीच में ये जो खाई पनपा दी गई है, ये आज नहीं समझ में आ रही है, ये आने वाले समय में बहुत तेज़ी से जो खाई हम दो वर्गों के बीच में पट रही है, पट नहीं रही है, जो बढ़ रही है, इस खाई का खामियाजा हमारी अगली पीढ़ी उठाएगी अगर अभी भी लोग नहीं समझे। और जो 400 पार की बात हो रही है, आप ये बताइए, संविधान का जो सिस्टम बना है कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो आज नहीं कोई भी सरकार हो वो निरंकुश हो जाएगी। आप हाय हाय करते रहना, सिंगट आपकी नहीं सुनी जाएगी। तो वर्तमान में अधिवक्ता समाज हो और हमारे नागरिक, सबकी समस्या ये है कि जरा देखिए खोल के आंखें कि आने वाले कल को आप किस परिदृश्य में देखना चाहते हैं, अपनी अगली पीढ़ी को आप क्या देकर जाना चाहते हैं। ठीक, केवल धर्म से जोड़ना, आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, आपका बच्चा बीमार हो रहा है, उसको इलाज नहीं मिल रहा है, उसको उचित शिक्षा नहीं मिल रही है। हम अधिवक्ताओं की जो हमारी जो स्थिति थी वो भी सीमित दायरे में समेटी जा रही है। वर्तमान शासन जो है वो हमारी अधिवक्ताओं को भी सीमित करना चाहता है, हमारे ऊपर भी डंडा लेकर नकल कसना चाहता है। ठीक, बीच में आया भी था एक जिसपे हम लोगों ने विरोध किया तो उनको वापस लेना पड़ा अपना सेंटेंस जो उन्होंने दिया था। मैं कहना नहीं चाहूँगी, बहुत वाहिया सेंटेंस दिया था और सचिव स्तर से आया था।
अधिवक्ताओं के लिए। तो ये जो समाज है, अगर अभी भी हम नहीं चेते तो संविधान का जो ढांचा है वो खत्म होते देर नहीं लगेगी। और सत्ता किसी भी रहे, विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात ये भी सामने आ रही है, विपक्ष नरेंद्र मोदी के सामने आखिर क्या वजह ऐसी है कि विपक्ष टिक नहीं पा रहा है? एक इसकी भी प्रमुख एक वजह होगी क्योंकि लगभग इतने दलों ने मिलकर एक साथ इंडिया का गठबंधन का एक निर्माण किया, लेकिन फिर जैसे जैसे चुनाव आए फिर धीरे धीरे सब लोग अलग बिखर गए। तो एक विपक्ष का इकट्ठा ना हो पाना, इसकी क्या वजह मान रहे हैं? विपक्ष का इकट्ठा ना हो पाना कारण नहीं कि विपक्ष इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, कारण है सोशल मीडिया। ठीक है, हाँ, ये एक्सेप्ट करूंगी कि जो वर्तमान सत्ता का जो सोशल मीडिया कैंपेन जो चलाते हैं वो पता चला उठाया कोई बात, उसमें कॉपी कट पेस्ट अपनी लगा के और उसको सर्कुलेट कर दिया। ठीक, अब पब्लिक क्या देख रही है? जो वो दिखा रहे हैं, पब्लिक उसकी तह में नहीं जा रही है। और हम लोग तो कहते भी है ना कि आपके पास जो भी है उसकी तह में जाइए तब आगे सर्कुलेट कीजिए, ये सबसे बड़ा कारण है। तो क्या मानते हैं कि इस बार जो मोदी ने 400 पार का नारा दिया वो कहीं ना कहीं? मैं तो जनता से अपील करूंगी कि आपको विपक्ष को भी मजबूत करना चाहिए, सरकार किसी की भी बने, लेकिन अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो आपका संविधान खत्म है। बिल्कुल संविधान खत्म यानी हम खत्म। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है कि किसी भी चीज़ में जब तक विपक्ष नहीं होता है तब तक एक बराबरी नहीं होती और बात को रखने के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी ज़रूरी है। हालांकि विपक्ष की एकता जो है वह इस समय कहीं ना कहीं एनडीए के आगे थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है। कारण क्या है उसका, इस पर जानने के लिए ही हम आज यहाँ पर पब्लिक के बीच में आए। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आप कैसे देख रहे हैं? सरकार के कुछ कार्य तो ठीक लगते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको जनता नापसंद करती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जो है आयुष्मान योजना चालू की गई थी, उस आयुष्मान योजना का कितना लाभ आम पब्लिक को मिल पा रहा है, कितना लाभ हम अधिवक्ता को मिल पा रहा है, इसकी बानगी भी 2 दिन पहले ही पेपर में थी कि सभी सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड को लेकर उनका कोई यूज़ नहीं, जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक आपका इलाज नहीं होगा। इस पर कोई कार्रवाई करने वाला ना ही प्रदेश स्तर पर, ना ही स्थानीय स्तर पर कोई नेता, कोई भी विधायक, कोई सांसद बोलने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज़, आप कहते हैं आज के इस परिवेश में 95% गरीबी हमने ख़त्म कर दी है। अरे भाई, आपने 95% गरीबी अगर ख़त्म कर दी है तो ये करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज कहाँ से आ रहा है, कैसे दिया जा रहा? आपने गरीबी नहीं ख़त्म किया, आपने गरीबों को ख़त्म किया है। वो अनाज आप हमारे पैसे से, हमारे रुपए से, हमारे टैक्स से खरीद रहे हैं और वाहवाही आप स्वयं ले रहे हैं कि हम बांट रहे हैं गरीबों को अनाज। अरे क्यों दे रहे हैं गरीबों को अनाज? आपने आज चुनाव थे, आपने 100 रुपये सिलेंडर पे कम कर दिए, 2 रुपये पेट्रोल पे कम कर दिए। यही सिलेंडर पिछली सरकारों में जो 300-400 को मिलता था, आप उस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये तक ले गए। आप पेट्रोल को 100 के पार कर दिया, डीजल को 100 के पार कर दिया। क्या कारण इसका? किसके ऊपर ये बोझ पड़ा? हम जनता पर, हम अधिवक्ताओं पर। तो भारत सरकार की नीतियां अच्छी हैं। 370 आपने ख़त्म की, उसका स्वागत है। 35 ख़त्म किया आपने, उसका स्वागत है। लेकिन जो अन्य कार्य है, जो मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को मिलनी चाहिए, उस पर आप पूरी तरीके से फेल हैं और आपका सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त है। बिल्कुल, ये इनकी राय थी। कुछ और भी अधिवक्ता है। सर, आप कैसे देखते हैं आज की इस चुनावी परिदृश्य को और सरकार की नीतियों को? सरकार की नीतियां शुरुआत से ही नहीं समझ में आई देश की जनता को। और जहां तक आप जैसे पूछ रहे कि 400 का सवाल है कि 400 पार, तो 400 तो ये नहीं कहीं से पार होने जा रहे हैं। अब की आगामी लोकसभा का चुनाव इन्हें 240 और 250 पर रोक देगा। अगर किन्हीं परिस्थितियों में माननीय मोदी जी की सरकार बनती भी है तो इन्हें जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल से जो गठबंधन होगा उसके आधार पर ही सरकार बना सकते हैं, अदरवाइज 240 और 250 पे ही टिकेंगे। और पिछले 10 वर्षों में अगर आप कहें कि मोदी जी को ने कितना कार्य किया तो इसमें 100 में से केवल 10 नंबर ही दिए जा सकते हैं। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा था कि रोटी और सत्ता को समय समय पर पलटते रहना चाहिए। अगर तवे से रोटी को नहीं पलटेंगे तो रोटी जल जाएगी, अगर सत्ता को परिवर्तित नहीं करेंगे तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी। तो इस निरंकुशता को ख़त्म करने के लिए हमें बदलना पड़ेगा। जिस प्रकार से आज माननीय मोदी जी 85 करोड़ जनता को निःशुल्क दे रहे हैं,
तो सरकार की कामयाबी और नाकामयाबी केवल इस बात से पता चलती है कि पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में आप 20 रुपए किलो वाला अनाज 5 किलो जनता को फ्री दे रहे हैं। यदि आपकी सत्ता, आपकी नीतियां, आपकी पॉलिसी सही होती तो 10 साल के आपके कार्यकाल में जिन जनता को आप 5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं, उनकी ये हैसियत और उनके इनकम आप सोर्सेस इतने बढ़ा देने चाहिए थे कि वो 200 रुपए किलो का गेहूं भी खरीद सके। ये करने में आप नाकामयाब रहे। इसलिए ये सरकार, मैं तो ये कहूँगा कि शायद इस चुनाव में जाने वाली है। और जैसा हमारी बहन ने अभी कहा कि विपक्ष हमेशा सत्ता किसी की भी रहे, या हम लोग अधिवक्ता समाज के लोग हैं, किसी दलगत राजनीति से अलग हटकर के बात कर रहे हैं। विपक्ष का सदैव मजबूत होना जरूरी है। जैसा हम लोग कोर्ट के अंदर जब वकालत करते हैं तो एक पक्ष अभियोजन का होता है, दूसरा डिफेंस का होता है, और हमारा न्यायालय दोनों को बराबर से समय देता है बहस का, बातें सुनने का। लेकिन यहाँ स्थितियाँ तो दूसरी हैं। एक अहम सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा इधर आए, कि आपकी बात में बिल्कुल दम है, दमदार है, और विपक्ष भी वाकई में नहीं अगर मजबूत होगा तो चीज़ें, सरकारें जो भी हो या कहीं भी हो, निरंकुशता जो होता है वो आती है। लेकिन एक कारण क्या है ऐसा जो विपक्ष मजबूत नहीं हो पा रहा और जनता के दिल में जगह नहीं बना पा रहा, इसका आप क्या एक कारण मानते हैं? नहीं, इसका कारण विपक्ष सड़कों पर लगातार लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन एक चीज मैं कहूँगी, आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आपको खुद मालूम है। आपके जो दैनिक समाचार है, सहारा का नियमित पाठक हूँ मैं। रोज अखबार उठा के, कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, 16 पेज का अखबार होता है तो 8 पन्ने की न्यूज होती है जो सिर्फ मोदी जी के, और बल्कि उसके बाद अगर कोई खाद्य की बात है तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का उसमें कोई ऐड नहीं होता है, उनकी फोटो नहीं होती। अगर सड़क बनाने, हाईवे की बात है तो उसमें गडकरी जी की फोटो नहीं होती, केवल मोदी जी की फोटो होती है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का झोले पे फोटो क्यों नहीं है जिसपे मोदी जी का? तो कुल मिलाकर के जो मीडिया है, जिसे आप हो सकता बुरा माने, जो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बाकायदे से जिसको मोदी मीडिया, गोदी मीडिया कहा जाता, ये बिक गया है। ये दिखाना नहीं चाहता। पटना की इतनी बड़ी विपक्ष की रैली को नहीं दिखाया। हम लोगों ने यहाँ ईवीएम का विरोध किया। आपका कोई भी मीडिया यहाँ नहीं आया कि ईवीएम का विरोध हुआ। हम लोग सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करते हैं, डीएम को कोई ज्ञापन देते हैं, कोई मीडिया ईवीएम का, आप ईवीएम कह रहे, विरोध ईवीएम का हुआ। कोर्ट ने बिल्कुल बुलाया भी, चुनाव आयोग ने भी बुलाया कि आप अगर ईवीएम में धांधली चल रही तो आप उसको अगर बिल्कुल साबित करिए, लेकिन उसके बाद वहां पर कोई क्यों नहीं पहुंच रहा है? अगर गलतियां हैं तो साबित करने वाला कोई क्यों नहीं पहुंच रहा? मेरे भाई, अभी आप साबित करने वाला, अभी कल जो है 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्त हुई। एक तरफ बैठे थे माननीय मोदी जी, दूसरी तरफ माननीय अमित शाह जी, तीसरे तरफ अधीर रंजन चौधरी। 212 लोगों की लिस्ट दी गई, रात 12 बजे पहुंचे। उन्होंने कहा मैं कैसे 212 लोगों को एनालिसिस कर सकता हूं कि ही इज ए इनोसेंट पर्सन, ईमानदार है ये। अब जब इस तरीके से आप काम करेंगे, अब जब हमारा रोवर चंद्रमा बैठ करके, चंद्रमा पे जब यहाँ से उसको ऑपरेट किया जा सकता है, इस धरती से बैठ करके लाखों किलोमीटर दूर चंद्रमा का जो, तो फिर ईवीएम हैक और उसे कंट्रोल करना ये कौन सी बड़ी बात है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, रॉकेट साइंस से हो रहा, इसे आप समझ सकते हैं। ये सब कहने की बातें हैं, वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लेकिन फिर भी बात वही बार बार आ रही है कि अगर हो सकता है तो साबित करने के समय में लोग क्यों पीछे हट जाते हैं? अब ये हमें कभी खबर नहीं मिली। अगर चुनाव आयोग या मोदी जी ऐसी कोई सूचना देते हैं और हमें बुलाते हैं, मैं तो कहता हूं कि आप डीएम साहब को बता दीजिए, कानपुर के डीएम को, यहाँ पे उसका ट्रायल करें और मैं उसे साबित करूंगा कि ईवीएम कैसे हैक होती है। ये करें यहाँ अधिवक्ताओं के बीच में ला करके, मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, ये आपकी बात भी कोशिश करी जाएगी, इस न्यूज़ के माध्यम से पहुँचाया जाए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं आज की परिस्थिति? देखिए, ऐसा है, अपने सभी अधिवक्ता भाइयों ने राष्ट्रीय स्तर पे सब बातें बता दी गई हैं। ठीक है, हम केवल शहर के लिए कहेंगे। शहर का इस समय सबसे बुरा हाल यातायात का है। तो हम चाहेंगे कि लोकसभा में ऐसा प्रत्याशी आए जो यहाँ के जनमानस को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कम से कम अवेलेबल करवा सके। अस्पताल वो सभी चीज़ मूलभूत में सभी कुछ आता है। और हम ऐसा चाहते हैं कोई प्रत्याशी आए जो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, कोई भी बाहर से प्रत्याशी नहीं लाए, कानपुर का ही मूल निवासी हो, उसी को ही प्रत्याशी बनाया जाए और जो हम लोगों के बीच का हो। अच्छा, अगर बात यहाँ पर करी जाए इस बार चुनाव की, थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा सा स्पेस बना लें ताकि मैं सभी के पास आ जाऊँ, ताकि ये ना हो। एक मैम हमारे बीच में, मैम मैं चाहूँगा आप प्लीज़ थोड़ा सा आगे आ जाइए। आपसे भी मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, प्लीज़ 1 मिनट इधर आए। मैम, आप एक फीमेल हैं, आपके नज़रिए से इस बार
इस चुनाव को और मोदी सरकार को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छा है, तो मोदी सरकार को बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं वो 400 के पार जाएंगे। उन्होंने जो आज तक काम किया है वो कोई नहीं कर सकता है। ये तो विपक्षी हैं, इनको तो बस अपनी राज, आज तक इन्होंने क्या किया, 75 सालों में इन्होंने क्या किया है? एक महिला सुरक्षा की अगर बात करी जाए तो उस नज़रिए से आप सरकार को कहाँ पर देखते हैं? महिला होने के नाते कैसे आप देखते हैं? महिला सुरक्षा में भी उन्होंने बहुत कार्य किए हैं, बहुत अच्छा है उन्होंने। मोदी सरकार से हम बहुत खुश हैं। तो इस बार के चुनाव में क्या माना जाए कि जो दावे हैं वो कितने हद तक, और मोदी सरकार की अगर बात करी जाए तो कौन कौन से उनके द्वारा किए गए ऐसे कार्य हैं जो आपको अच्छे लगे, और कौन से ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हो कि आने वाले चुनाव में वो चीज़ें पूरी हों? एक महिला के नाते आपसे ज़रूर। उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने 370 हटाया, उन्होंने अयोध्या का में हमारा मंदिर बनवाया है, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। कुल मिला के आप जी सर, आपसे भी जानना चाहेंगे आप कैसे देख रहे हैं इस जो परिदृश्य है चुनाव का, लोकसभा का आने वाला, आप कैसे देख रहे हैं? लगातार देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हमारे बीच में जो अयोध्या का राम मंदिर बना, लोग कहते थे कि बहुत सारी बाजियां पलट जाएंगी, लोग हिल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद देखें, अगर देश में, अगर कश्मीर में अगर 370 हटाने का काम किया, लोग अपनी अपनी गणित से बताते थे कि यहाँ दंगा हो जाएगा, यहाँ बवाल हो जाएगा, एक गिलास पानी तक नहीं गिरा। ये है मोदी सरकार, इसको कहते हैं देश के प्रधानमंत्री की सरकार। बातें चाहे लोग कुछ भी करें, पुरानी सरकारों में नारे लगते थे कि बंद दुकान तुम्हारी है और खुली दुकान हमारी है। इस प्रकार के नारे लगाकर उन दुकानों को लूटने का काम जो सरकार के लोगों ने किया है, हम उसका पूरा विरोध करते हैं। और आज जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं उनको पूरी सज़ा हो रही है न्यायिक प्रक्रिया से। हम लोग लगातार जिस माहौल में काम कर रहे हैं, आज अगर मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम 4 वर्गों में अपने परिवार को मानते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, और लगातार इन चीज़ों को देखते हुए किसी भी वर्ग के लिए आप देख लीजिए, चाहे चिकित्सा के लिए देख लीजिए, चाहे शिक्षा के लिए देख लीजिए, क्या 70 वर्षों में ये काम नहीं हो सकते थे? आज जितनी गति से आप गाड़ी से जा सकते हैं, 10 मिनट में जिस रास्ते को आज आप तय कर ले रहे हैं, और आप बात करते हैं अगर जाम की, तो मेट्रो का फ़ायदा भी आने वाले समय में आप ही लोग उठाएंगे। और इतिहास गवाह है कि लगातार जिन लोगों ने संघर्ष किया है तो संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। अच्छा, सीए की अगर बात करी जाए तो अभी हाल में ही यहाँ पर हाल में ही सीए लागू किया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या ज़रूरत थी इसकी या किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, लगातार इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। समाज में संविधान का विरोध जो कहने वाले लोग हैं, हम उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप वास्तव में विरोध अपना दर्ज कराना चाहते हैं तो क्यों नहीं, आप तो मान लीजिए एक आप नहीं, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी सभी लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ, सबका नंबर आएगा, अपनी अपनी बात कहिए। सीएए लागू होना बहुत ज़रूरी था और हम लोगों के लिए इन आवश्यकताओं का होना बहुत ज़रूरी है। समय की थोड़ी सी कमिताई है और आखिरी कमेंट्स मैं यहाँ पर एक बार सर से लूँगा। सर, फाइनली मैं आपसे एक बार लास्ट कमेंट लूँगा। इस चुनाव का एक जो अधिवक्ता समाज है, एक क्या मांग करता है कि किस तरह से ये चुनाव जो है ये लोगों के बीच में एक अच्छा खुशहाल करने वाला, और एक जो कह सकते हैं कि जो वादे और इरादे हैं उनको पूरा करने में के लिए क्या कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, मुख्य बात समझिए, एक परिवार में अगर 4 भाई हैं तो वो एक मत नहीं होते। तो हम लोग तो बहुत लोग हैं, 140 करोड़ जनता है, चाहे जितना काम करिए आप, पिता सबको खाना खिलाता है, तब भी एक भाई जो पीछे पड़ा रहता है, बापू जो हमको हमारा ध्यान नहीं देते हैं, बगल वाले भैया ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और काम की बात मत कीजिए, अच्छाई बुराई दोनों हम कहते हैं। हमें अगर कोई चीज़ खराब लगती है, जैसे मुद्रास्फीति की दर कहाँ जा रही है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आंकड़ों में कुछ दिखती है, सामने कुछ दिखती है। अच्छाई मैं ये बता दे रहा हूँ कि कांग्रेस के शासनकाल में, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पूर्व के शासनकाल में 70 साल जिन्होंने शासन किया, उनके समय में 11 दिन का राशन होता था, आज 100 दिन का राशन है सेना के पास। दुनिया की कोई देश की सेना हमला करके वापस नहीं जा सकती है। तो अच्छे काम भी हुए हैं। अच्छा, केवल एक ही बात पे देखिए, हम तारीफ भी करेंगे, हम आलोचना भी करेंगे, लेकिन हम
किसी के प्रति जो है एक ही विचार नहीं रखते हैं कि हमेशा जो है ये सोचे कि नहीं हमें केवल बुराई करनी है। बुराई करने वाले कोई रोक सकता है? अच्छे कामों को देखिए, लिस्ट उठा के यहाँ से दिल्ली तक जाते थे 8 घंटे लगते थे, 9 घंटे गाड़ी से, 6 घंटे में आप बैठ जाएंगे घर में, दर्द नहीं होगा आपके कमर में। तो इसके लिए कभी आप तारीफ नहीं करेंगे। टोल लग रहा है, सिलेंडर महंगा हो गया। अरे महंगा हो गया तो मत खाओ ना सिलेंडर में खाना। 2-2 दिन लाइन लगती थी भाई साहब, सुबह 5 बजे से, और महिलाएं उठा के जाती थी। पूछिए। अच्छा, सर्विस यूज करेंगे, सर्विस यूज, हमारी बहन जी कह रही हैं, सभी लोगों की बहन जी हैं, सर्विस अगर लेंगे तो पे कौन करेगा? आप ही करेंगे ना। आप जो है दिया देना पड़ेगा। एक मेरी बात पूरी हो जाने दे प्लीज। आप चिराग में खाना बनाइए, आपका खर्चा बहुत कम आएगा, बिजली का बिल देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सर्विस लेते हैं तो यू मस्ट पे। कौन देगा भाई? सुविधाएं आप लोगे, पैसा पड़ोसी देगा, ऐसा नहीं होगा। और नहीं तो पाकिस्तान के जैसा हाल होगा, 350 रुपए किलो आटा है, आपको तो सब कुछ मिल रहा है। इतनी कोरोना का इतना बुरा समय बीता है और सबको मिला है, सबको मिला है। ये बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, इनको बड़ा कष्ट है। सबको राशन मिला है, सरकार ने दिया, ये छोटी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। तमाम सारी बातें ऐसी मेरे बहुत अच्छे मित्र। मैं एक क्लोजिंग कमेंट जरूर मैम से लूंगा, क्योंकि मैम कुछ कहना चाह रही हैं। क्लोजिंग कमेंट लूंगा मैम। बात जैसे भाई साहब ने कही है, मैं इससे बिल्कुल विरोध करूंगी इनकी इस बात का कि आप कर रही हूँ, करने दीजिए। सीमित परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हो, हम सक्षम हैं, हम कमा रहे हैं, हम खरीद सकते हैं। 1200 का क्या 1500 का कर दे, 2000 का कर दे। लेकिन बात जब सामूहिक होती है, अगर हमारे घर में 4 भाई बहन हैं, जैसा भैया ने कहा कि 4 में से 3 तो सक्षम है, 1 नहीं सक्षम है, तो क्या बाकी तीनों की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको सपोर्ट करें? वही हमारे देश की स्थिति है कि हम सक्षम है, हम खरीद सकते हैं, लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे जो गरीब है, जो 2 वक्त की रोटी कमाना जिसके लिए आफत है। ठीक नहीं, तो इसके लिए भी तो सरकार नहीं, क्या मिल रहा है आपके लिए? सरकार ये कहने की बात है, ये हम यहाँ पर बैठ के, इसका मतलब 80 करोड़ देश अभी भी भूखा है, गरीबी आज तक नहीं हटा पाई। मैं आपको बता दूं, 70 साल कांग्रेस की सरकार रही है, ठीक है, 70 साल कांग्रेस की सरकार रही है, और 10 साल मोदी जी ने अभी लिए। ठीक, सुन लीजिए 10 साल मोदी जी ने लिए, और 70 साल में उनका एक ही नारा था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी नहीं हटी, गरीब हट गया। और मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, 80 करोड़। और सुनिए, हर किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। ठीक, किसानों को मिल रहा है, खाद में सब्सिडी मिल रही है। सुन लीजिए, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, महिलाओं को गैस फ्री मिल रही है, शौचालय मिले हैं, मकान फ्री मिले हैं, गरीबों को 4 करोड़ लोगों को मकान मिले हैं। मोदी जी ने जितना काम किया है, आज तक कोई प्रधानमंत्री हुए नहीं है। और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भावी प्रधानमंत्री है। योगी जी ने जितना यूपी में काम किया है, न मुलायम ने किया, न अखिलेश ने किया, न माया ने किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चुनावी माहौल है वो बिल्कुल थोड़ा सा समय की वजह से हम जरूर यहाँ पर खत्म करेंगे। लोगों ने अपनी यहाँ पर राय रखी, कुछ लोग सरकार से संतुष्ट हैं, कुछ लोग विरोध जता रहे, लेकिन एक ये जो न्याय का तराजू हमेशा बराबर होना चाहिए। देखते हैं कि आने वाले चुनाव में किस तरह से ये चीजें पूरी होंगी। मिलते हैं एक अगली चौपाल के साथ। आप देख रहे थे कानपुर कचहरी से वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ अनुराग श्रीवास्तव। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।